सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। आज हम पाठ 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रिय भैया बहनों, आज हम इस पाठ में कोई भी यात्री किसी भी नगर की यात्रा पर जाने पर उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं अर्थात अपेक्षाएं रखता होगा, यह अध्ययन करेंगे। अपने यात्रा के अनुभवों को वह किस प्रकार लिपिबद्ध करके हम सबके समक्ष रखता है, यह भी जानने का प्रयत्न करेंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्य शहर, एक पतन नगर अर्थात पूरा किसी शासक के राज्य या सम्राट के द्वारा लूटपाट करके उसको पूरे नगर को अस्त व्यस्त कर देना, अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। नीचे दिए गए मानचित्र को ध्यान से देखने पर मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र ध्यान में आएंगे। इस मानचित्र को अच्छी तरीके से देखने पर आपको मध्य भारत और दक्षिण भारत के अनेक ऐसे शहरों का पता चलेगा जो उस मध्य युग में व्यापार के अच्छे केंद्र रहे हुए हैं। प्रशासनिक केंद्र के अंतर्गत इस अध्याय में हम चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर चलते हैं। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी सुंदर नगर के पास बहती है। राजा राज चोल द्वारा निर्मित राजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती है। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मलन राजा पेरुथचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल है जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के शालीय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलई में स्थपति अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं।
कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रांगे यानी टीन के मेल से बनती है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। कक्षा कार्य के रूप में आप 4 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। इसके पूर्व की PDF में इनका उत्तर समाहित है।